चुनावी चार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दर्शकों, हर रोज हम पूरे दिन का मध्य प्रदेश की सियासत का जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी बयान नेताओं की ओर से आते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप तय कीजिए कि राजनीतिक दशा और दिशा मध्य प्रदेश की किस ओर जा रही है। आज भी मध्य प्रदेश की सियासत में तमाम घटनाक्रम निकल करके सामने आए हैं, वो हम आप सभी के सामने रख रहे हैं और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि किसका बयान कितना सही है और कितना गलत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उस बात के साथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही थी। तमाम तरह के आरोप उन पर लगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से बेदाग हैं। बेदाग होने की बात जैसे ही उन्होंने कही तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन पर तंज कस दिया। उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया कही और कहा कि अगर दुनिया की तमाम जो वॉशिंग पाउडर हैं उनको यहाँ पर ला करके और इन दागदार चेहरों को धुलवाया जाए तो भी शायद ये साफ नहीं होंगे। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सबसे पहले सुनवाना चाहेंगे। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग हैं। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। तो ये थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया और जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा जो बेदाग थे वो बेदाग ही रहेंगे। दागदारों के लिए अभी तक कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं बनी है। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है जनता के सामने। जिस तरह से ये चुनाव गद्दारों से अब दागदार पर आ चुका है, उसमें कई प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि वो पाक साफ थे। जनता पूरी तरह से सब कुछ जानती है, जनता पहले भी जानती थी और जनता अभी भी जानती है कि किसके चेहरे पर दाग हैं और कौन बेदाग है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में तो आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के लिए तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार चुनावी घमासान में उतर चुके हैं। सचिन पायलट इसके पहले उतरे थे और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला है। अनूपपुर में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, वो भी आप सुन लीजिए। माहौल है क्योंकि ये जो घटनाएं घटने लगे हैं खरीद फरोख्त से, ये मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। अब ये लड़ाई जनता बनाम शिवराज सिंह हो गया है। तो ये लड़ाई यहाँ भाई विश्वनाथ नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आम जनता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ जीत सुनिश्चित है। अभी जो चुनाव हो रहा है वो असली आदिवासियों के बीच में हो रहा है। जो फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाले हैं वो बाहर हो गए। माहौल है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि ये जनता का चुनाव है। अब समझ में ये नहीं आता कि चुनाव के समय वो आम जनता जो पूरे 5 साल पिसती है वो कहाँ से नेताओं को याद आ जाती है। आदिवासियों की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, सभी तरह की बातें होती हैं। केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही ये बात नहीं है, तमाम नेताओं जिनकी तरफ से ये बयान आते हैं सभी की ये सामूहिक रूप से बात कही जा रही है। चलिए फिलहाल आगे की भी प्रतिक्रियाएँ आपको सुनवाएंगे, जहाँ बदनावर में उमंग सिंघार एक बार फिर गरजे हैं। उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए थे जब वो सरकार में थे, मंत्री थे। उस समय उनके बयान जो दिग्विजय सिंह को निशाना साधते हुए लगातार आते थे वो तो उन्हें सुर्खियों में ला ही देते थे। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ऑफर दिया गया था, 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। ये कुछ कहा उन्होंने चुनावी सभा के दौरान, तो आप भी सुनिएगा क्या कहते हैं उमंग सिंघार। मैं भी आज गंदवानी से विधायक हूँ, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो ले लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो ले लिए। मैं भी आज गंदवानी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो ले लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो ले लिए। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं उमंग सिंघार। वो कह रहे हैं कि
50 करोड़ मिल रहे थे, मंत्री पद भी मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिए। बाकी अन्य पर सीधा सीधा ये आरोप है। और जिस तरह से वो अपनी बात कहते हुए नजर आए, पर्दे के पीछे थे अभी तक, आज उनका पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम नेता चुनावी घमासान में लगातार उतर रहे हैं। इसके साथ एक तस्वीर छतरपुर जिले से भी निकल करके आई है, जहां बड़ा मलहरा की जो सीट है उस पर चुनाव होने हैं और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं रामसिया भारती, उनके समर्थन में सभा करने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहाँ पर पहुँचे थे। और उस वक्त मंच पर एक चूक हो गई। आंसुओं का इस्तेमाल इस चुनाव में बखूबी किया जा रहा है। हर एक नेता चाहता है कि वो इमोशनल लाभ ले सके, जनता की भावनाओं का लाभ ले सके, और इसलिए जो कुछ कहा गया, इसके पहले मंत्री इमरती देवी के आंसू भी मंच पर गिर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रोते हुए नजर आए थे। और उसके बाद आज जो कि सजेस्ट किया जा रहा है, यह समझाया जा रहा है मंच पर प्रत्याशी को, वो भी कैमरे में कैद हो गया। अनचाहा था लेकिन वो कैमरे में कैद हो गया और आज की उसने सुर्खियां बटोरी। क्या कहा, सुनेगा। हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुबह टपका बने तो कर लेना हाथ जोड़कर। हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुबह टपका बने तो कर लेना हाथ जोड़कर। तो तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं, वो कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी हैं। पज्जन भैया के नाम से मशहूर हैं छतरपुर में, और वो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं बड़ा मलहरा से रामसिया भारती, उनको समझाते हुए नजर आए हैं कि अगर जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के आप अगर आंसू आपकी आंखों में आते हैं तो आपको बेशक रो लेना चाहिए। जनता की संवेदनाएं इससे प्रत्याशी के साथ जुड़ती हैं। अब ये आंसू चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हम इस पर चर्चा में मेहमानों के साथ भी जोड़ेंगे और आगे हमारे साथ कई मेहमान जोड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगली खबर की ओर हम रुख करेंगे, जिसने आज भी दिन भर में सुर्खियां बटोरी हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जब भी बयान देते हैं कुछ अलग ही बोलते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के फ्रांस की जो घटना है उसके बाद भोपाल में प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है कि फ्रांस की घटना पर मध्य प्रदेश की धरती पर विरोध क्यों कर रहे हो, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है और इसके साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। तुम हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं प्रदर्शन करते, क्यों नहीं लव जिहाद पर बात करते? फ्रांस में जो हो रहा है उसे भोपाल में प्रदर्शन करके क्या आरिफ मसूद उखाड़ लेंगे? आपको करना है तो वहां करो, चीन में करो, उधर जाइए। यहाँ के जनवायुमंडल को दूषित करना, उनको आक्रोशित करना और उन पर मानसिक रूप से दबाव बनाना कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान एक हैं, ये गलत है। आरिफ मसूद जी, थोड़ी बहुत दमखम हो तो जाओ उधर जाकर करो। मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में तो वैसे ही मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सा खतरा है? रामेश्वर शर्मा अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सभी सुरक्षित हैं। और इसके साथ ही आज एक वो खबर हम आपके सामने अब रखने वाले हैं जिसने आज पूरे दिन भर में मध्य प्रदेश और देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, जब भी बोलती हैं कुछ ज़बरदस्त बोलती हैं, सुर्खियों में छा जाती हैं। आज भी ऐसी ही प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। जिस तरह की लव जिहाद की बात करते हुए नजर आए हैं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, इसी तरह की बात प्रज्ञा ठाकुर ने भी की है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी बात विस्तारपूर्वक कही और विस्तारपूर्वक वो पूरी बात एज इट इज़ हम आप सबके सामने रख रहे हैं। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है। और उन लोगों का समर्थन, भाई जो राष्ट्र है अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है? और जब ये वर्ग होगा, और जहाँ जहाँ भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते? जो चीन कहता है, वहाँ जो नियम बनाते हैं इनको वहाँ चलना पड़ता है। और भारत को भी ऐसे नियम बनाने होंगे और इनको कसौटी, इनको ग्रिप में रखना होगा, इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और भोपाल में भी कमी नहीं है ऐसे गद्दारों की। वहाँ का समर्थन करने वाले वहाँ जाके देख लो, बूंदिए जाओगे पता चल जाएगा ये भारत है। जाके हिम्मत दिखाओ ना वहाँ जाने की, जाके दिखाओ ना चीन में जाने की, नहीं कर पाएंगे। भारत में मैं कह रही हूँ ना, स्वतंत्रता है यहाँ कहने की, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए।
बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। गोली किसने मारी, किस धर्म का था वो बताइए, गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता, कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। फ्रांस में तो ये थी प्रतिक्रिया सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, और जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। कांग्रेस की ओर से नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया। नरेंद्र सलूजा ने तमाम तरह की बातें उनको लेकर के कही, और उन्होंने ये तक कह डाला कि स्टार प्रचारकों की सूची में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो इस तरह के बयान देती हैं। क्या कुछ कहा, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। चुनाव के अंदर भूखा, नंगा, गरीब आइटम के बाद अब भाजपा सांप्रदायिक एजेंडे पे आ गई। पहले उषा ठाकुर जो संस्कृति मंत्री, उन्होंने मदरसों को लेकर बयान दिया, प्रज्ञा ठाकुर इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, चुनाव को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, 15 साल के हिसाब पर नहीं जाना चाहते, ये 7 महीने के कार्यकाल पर नहीं जाना चाहते, किसान, युवा, महिलाओं सुरक्षा इस पर नहीं जाना चाहते। इनका तो एक एजेंडा है, समाज को बांटो और चुनाव में फायदा लो। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कौन गंभीरता से लेता है? न जनता, न भाजपा, न कांग्रेस। कभी उनके मारक क्षमता वाले बयान, कभी उनके श्राप वाले बयान, कभी गोडसे को देशभक्त बता रही है। उसके बाद ये गंभीरता से यदि भाजपा लेती होती तो शायद स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम होता, किसी न किसी उपचुनाव की प्रभारी होती। अब भाजपा ने उनसे किनारा कर रखा, उनको जुड़े बयानों को देखते हुए, तो कांग्रेस उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती। तो ये थे कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी है नरेंद्र सलूजा ने। वो कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस क्या बीजेपी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती है और उनको स्टार प्रचारकों की सूची में उन्होंने शामिल नहीं किया है, और इस वजह से ही हम पूरे के पूरे मामले को लेकर हम भी गंभीरता से नहीं लेते। तो पूरे दिन का घटनाक्रम हम आपको सुना रहे थे, और अब हम उस पैनल से चर्चा करेंगे कि इन पूरे बयानों के मायने क्या हैं, और कुछ घटनाक्रम और भी मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त देखने को मिला है। एक बात और आपको बता दें, कमलनाथ जो कि स्टार प्रचारक हुआ करते थे कांग्रेस के, उनको उस सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग का फैसला आया है और अब वो स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे। 48 घंटे पहले जब ये फैसला आया तो के मिश्रा कांग्रेस की ओर से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने पहले ही इरादे जाहिर कर दिए हैं और ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। चुनाव आयोग को ही के मिश्रा ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय को भी नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और इसके साथ ही और भी सवाल हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। जिन मुद्दों पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि इन सियासी बयानों के मायने क्या हैं, इन प्रदर्शन के मायने क्या हैं। मनोज जी, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, आरिफ मसूद एक तरफ प्रदर्शन करते हैं और प्रज्ञा ठाकुर का बयान आता है, तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान को तो ध्रुवीकरण की बात कही जाती है, लेकिन आरिफ मसूद का प्रदर्शन भी तो ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करता है। क्या कहेंगे? यह देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, और हिंदुस्तान में केवल भोपाल वो शहर है जहाँ ये प्रदर्शन किया गया, और वो भी तब किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री, यह देश की तरफ से भरोसा दिया गया है कि पूरा देश जो आतंकवाद हो रहा है, कट्टर आतंकवाद हो रहा है फ्रांस में जी, उसमें फ्रांस के साथ खड़ा है। यानी आप राष्ट्रीय जो नीति है उसके खिलाफ आप जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना काल में प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव स्तर पर है, और एक तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने की आप कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि साध्वी प्रज्ञा को मौका मिल गया, और उनका जो पसंदीदा विषय हिंदुत्व, उस पर उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी और कहा कि इस प्रकार के लोगों को
घर में नहीं घुसना देना चाहिए। जी तो ना तो एक सभ्य समाज में हरीफ मसूद के इस प्रकार के प्रदर्शनों को तवज्जो मिलनी चाहिए, जी ना ही प्रसादी प्रज्ञा के जो बयान है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बल्कि होना यह चाहना चाहिए कि समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। विकास बिल्कुल, ये तो कहीं से कहीं तक भी देश के हित में नहीं है, लेकिन ऐसे मुद्दे अगर सामने आते हैं तो सर इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा सवाल मेरा एक छोटा सा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, कमलनाथ को हटा दिया गया है स्टार प्रचारकों की लिस्ट से और उसके ऊपर के मिश्रा की प्रतिक्रिया आती है, ट्वीट करते हैं वो, चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, आस्था है चुनाव आयोग में, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आधार जिसे कहा जाता है। अगर आप उसी सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगोगे तो फिर क्या माना जाएगा? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। जी हमारे इस देश में हम कहते हैं कि हमारा खान पान, वेशभूषा, जाति, धर्म हमारी पसंद का, पूजा पद्धति पसंद की है, लेकिन हमें जो प्रवृत्ति पड़ गई है कि हमको फैसले भी अपनी पसंद के चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के जो बाबरी मस्जिद ढहाने पर फैसला देता है, एक वर्ग को रास नहीं आता है, उनको अपने हिसाब से फैसला चाहिए। तो फिर यही चुनाव आयोग जब बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं कार्रवाई करता है, कांग्रेस उसका स्वागत करती है, लेकिन जब वो कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करता है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। के मिश्रा जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी इस पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र सलूजा ट्वीट करते हैं, और आप कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं इसके आप, और आप ये कहते हैं कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, तो ये और गंभीर प्रवृत्ति है। विकास, अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है तो क्या माना जाए सर? क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं और सामने भी आती हैं, तो क्या कांग्रेस ने हार मान ली है? क्या माना जाए? सही तरीका यही था कि विवेक तनखा ने जो कुछ कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इंदौर जाएंगे वो कल। जी, तो आपको अगर कोई फैसला पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ अपील कीजिए। आपके पास 50 रास्ते, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल विंडो है कि चुनाव आयोग ने कोई फैसला दे दिया तो आपके सारे रास्ते बंद हो गए। जी, दूसरी बात है कि 1 तारीख की शाम को प्रचार थम जाएगा, कल 31 तारीख हो रही है। जी, तीसरी बात यह है कि आपका जब ऑप्शन है तो चुनाव आयोग को खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इसमें दांव पर लगी है। तो चुनाव आयोग को स्वफूर्त स्वमोटा इस पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के भी नेताओं को, क्योंकि हमने देखा कि आइटम वाले बयान पर जब राहुल गांधी तक ने इसकी निंदा की थी, तब भी कांग्रेस के नेता इसको जस्टिफाई करने में लगे थे। अभी भी चुनाव आयोग पर सारे कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो होना यह चाहिए था कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या जो भी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए था, क्योंकि मिश्रा को ये कहना चाहिए था कि आपको इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए और चुनाव आयोग की शरण में आपको जाना चाहिए था या हाई कोर्ट की शरण में आपको जाना चाहिए था। लेकिन आप किसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर देते हैं तो ये गंभीर प्रवृत्ति और धीरे धीरे राजनीतिक दलों में बढ़ती जाएगी। इसका खामियाजा और पॉलिटिकल पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा और आम लोगों को भी। जी मनोज जी, एक छोटा सा सवाल और इस बीच में निकल करके आता है। आंसुओं पर सियासत हो रही है मध्य प्रदेश की, जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा इमरती देवी रोती हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आंसू भी गिरते हैं, और भी कई ऐसे नेता रहे हैं जो प्रत्याशी हैं इस चुनाव में, वो भी आंसुओं के सहारे राजनीति कर रहे हैं। और आज छतरपुर में भी नसीहत दी गई, सलाह दी गई कि आंसू गिराइए और वोट पाइए। कांग्रेस के जो विधायक हैं पज्जन, उन्होंने अपनी बात रखी और कांग्रेस की प्रत्याशी को समझाते हुए नजर आए और भरे मंच से वो सब कुछ कैमरे ने कैद कर लिया जो कैमरे को कैद नहीं करना चाहिए था। शायद भूलवश हुआ, लेकिन सामने सब कुछ निकल करके आ गया। तो आंसुओं के सहारे क्या नैया पार लग पाएगी? देखिए, आंसुओं का सियासत में बड़ा मोल है और माना यह जाता है कि आंसू बहाकर आप जनमत को अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बारे में नेता समझते हैं कि जनता मूर्ख है और उनको आंसुओं के सहारे खरीदा जा सकता है, और यही कारण है कि इस प्रकार की सलाह दी गई। लेकिन उस आंसू के पीछे का जो मंतव्य है वो जनता समझती है, क्योंकि अगर केवल आंसुओं से वोट मिलते तो बहुत सारे लोग रोग आकर वो चुनाव में वोट हासिल कर लेते, विधायक मुख्यमंत्री बन जाते। केवल आंसू नहीं, आपको ठोस मुद्दे भी चाहिए, और अब जनता चूंकि सब चीज देख रही है और वो चीजों को समझ रही है कि अगर आप आंसू बहा रहे हैं, राम सिया भाई अगर आंसू बहाएंगी तो उसकी पीछे कार्तिक कारण होना चाहिए। इमरती देवी का तो समझ में आता है कि कमलनाथ ने उनको आइटम कहा तो उनकी भावनाएं आहत हुई होगी, लेकिन राम सिया के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई और प्रत्याशी आंसू बहाए और वो दुहाई दे कि मेरे आपसे पुराने रिश्ते हैं, तो उससे सवाल किया जाना चाहिए कि जब आपके इतने गहरे रिश्ते हैं तो क्यों आपको आंसू बहाकर वोट लेने की जरूरत पड़ रही है।
ये सारी वो चीजें हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए कि जनता अब वो जनता नहीं रही, जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी है और अपने वोट की कीमत जानती है। आप केवल नोट, शराब या आंसू से उसका वोट नहीं खरीद सकते। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और इस पूरे मामले पर से एक तमाम तरह के जो बयान आ रहे थे उस पर हम अपने पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा की प्रतिक्रिया ले रहे थे। वो बता रहे थे कि अब आंसुओं की भी कीमत है, इमोशनल जुड़ाव होता है जनता का, भावनात्मक लगाव भी होता है और इसलिए सलाह भी दी जाती है। और इसके साथ ही जिस तरह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर लगातार बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नेहा जी, स्वागत है अनादि टीवी में। नेहा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। नेहा जी, एक छोटा सा सवाल और छोटी सी प्रतिक्रिया। आपसे संपर्क बड़ी देर में हो पाया इसलिए समय का अभाव है ज़रा, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा। साध्वी प्रज्ञा कुछ कहती हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण है, उनका बयान ध्रुवीकरण की सियासत है, जबकि आरिफ मसूद प्रदर्शन करते हैं तो वो ध्रुवीकरण नहीं है, तो क्या है? देखिए, जहाँ पे पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जी, और तमाम सारी आतंकवादी गतिविधियां सामने आ रही हैं, किस प्रकार से अशांति फैलाई जा रही है, किस तरीके से सरेआम लड़की को पकड़कर पहले आप धर्मांतरण की बात करते हैं, जब वो उसको स्वीकार नहीं करती तो आप उसको बार बार हेल्प करने का काम करते हैं, आप उसको किडनैप करते हैं और जब वो तब भी नहीं मानती तो गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ फ्रांस में जो उदाहरण जो सामने आया है, फ्रांस की घटना, उसमें आप देखिए कि एक कट्टरवादी सोच, हिंदू जो सहनशील है और बाकी के धर्म के लोग जो सहनशील है, वहाँ पर एक कट्टरवादी समय का अभाव है इसलिए केवल बहुत सीधी सी साधारण सी एक कट्टरता कहाँ तक ठीक है? कट्टरता कहाँ तक ठीक है, चाहे हिंदुत्व की हो या मुस्लिम की हो या किसी की भी हो? देखिए, सीधा साधारण सी बात है, आरिफ मसूद जो है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक सूची में आप जानते हैं। आरिफ मसूद को प्रत्याशी बनाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया, चुनाव लड़वा के विधायक बनाने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकियों को सम्मान करते रहे, उनको सम्मान करके सम्मानित भाषा का इस्तेमाल उनके लिए हमेशा आतंकवादियों के लिए रहा है। आज आरिफ मसूद अगर मध्य प्रदेश में जो अमन का माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए, अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों के साथ खड़े होना चाहते हैं, आपकी बात ठीक है कि मध्य प्रदेश से लेके केंद्र में जो इनके पूरा नेतृत्व है वो आरिफ मसूद की विचारधारा पे चलता है, आतंकियों को चलिए नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। तो ये थी बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा, जो कि बता रही थी कि किस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी है। दिग्विजय सिंह पर वो आरोप लगाती हुई नजर आई, लेकिन ना तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सही माना जा सकता है जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने कहा था, और ना ही आरिफ मसूद का, क्योंकि आम जनता को तय करना है। ये भारत देश है और यहाँ सबको स्वतंत्रता का हक दिया गया है। तो पूरी की पूरी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। अब आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। कल इसी समय फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।